बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हमारा 10वां लेक्चर होगा और आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर मीटर। याद रखिएगा, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और केपीके और फेडरल बोर्ड की बुक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों तो टॉपिक वाइज इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हम तरतीब से चल रहे हैं वो केपीके और फेडरल बोर्ड का कोर्स है। इसके साथ आपको ये बता दें कि शुरू से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हर लेक्चर में हम रिवाइज भी करते हैं पिछली बातें। आप बार बार कहते होंगे कि सर बार बार पिछली बातें याद करते हैं, तो जो हम पढ़ चुके हैं वो याद करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहली बात मैग्नेटिक फोर्स जो हम हर लेक्चर में बताते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसको हम क्यू वी बी कहते हैं। क्यू वी बी लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। फिर अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल किया जाए, लेकिन अब वो कंडक्टर में से पास की जाए, तो पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, यही मैग्नेटिक फोर्स होगी, यानी कंडक्टर को भी मूव करा देगी। तो उसका हमने पढ़ा था बेल साइन थीटा। फिर लास्ट जो हमने देखा कि अब हम कंडक्टर से थोड़ा सा आगे निकले और हमने कंडक्टर का एक लूप बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉयल बनाकर रख दी और उसमें से जब करंट पास किया तो हमने ये सॉल्व करके देखा, ऑब्जर्व करके देखा कि उसके ऊपर टार्क लगता है और वो टार्क होता है बीना कॉज एल्फा। टा इज इक्वल टू बीना कॉस एल्फा। ठीक है जी। यहाँ पे जो एल्फा है वो एंगल है बिटवीन एरिया ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें है। एरिया ऑफ द कॉयल का मतलब वेक्टर एरिया नहीं बल्कि प्लेन ऑफ द एरिया। एक होता है ना एरिया वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके बिल्कुल आउट होगा या अंदर की तरफ होगा, तो ये परपेंडिकुलर होता है। लेकिन प्लेन जो होता है ना उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, सीधी सीधी सीधी। प्लेन की ये डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऊपर होती है। तो हम बात जो कर रहे हैं, हम प्लेन की बात करें। ये जो एंगल है ये एरिया के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान एंगल है। इसी तरह ये जो एंगल है ये लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, और ये जो थीटा है एंगल, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है। आज हम इस नॉलेज को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे और हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करेंगे। हमने ये सीख लिया कि कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और उसमें से करंट दौड़ाएं तो वो मूव करती है, यानी टॉर्क पैदा होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं कि करंट हम पास करें और कॉयल मूव करे तो हमें पता चल जाए कॉयल की मूवमेंट से कि करंट कितना है। देखें, करंट कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, हमने करंट को मेजर करना है। तो सबसे बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ भी मेजर करने के लिए सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो गैल्वानोमीटर है। और वो किस पे बेस करता है? मूविंग कॉयल, टार्क ऑन मूविंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता चल गया कि टॉर्क लगता है अगर कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। अगर करंट ज़ीरो हो तो टॉर्क ज़ीरो होता है, करंट बढ़ा दें तो टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो हम थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, वही वाली चीज़ें होंगी लेकिन उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे इस तरह कि अगर हम ये कॉयल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नॉर्मल हालात में इसमें से हम करंट पास करते हैं तो ये मूव कर जाएगा। अगर हम करंट हटा देते हैं तो ये उसी जगह पर रहेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसके साथ कोई ऐसा डायल बना दें कि जिसके ऊपर से सुई इस कॉयल के साथ फिट हो। जैसे हम करंट पास करें तो इसकी सुई आगे जाए, जितना करंट पास करें उतना सुई आगे जाती जाए, और जैसे ही हम करंट हटा दें तो सुई वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो अब हमें जो पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से क्या चीज़ें एडिशनल चाहिए। अब हमें चाहिए कि ये कॉयल वापस कैसे आए। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टार्क। रिस्टोरिंग टार्क इसके अंदर होना चाहिए।
इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हमने पहले जिक्र नहीं किया। पहले हम सिर्फ टार्क का जिक्र कर रहे थे। ठीक है जी। जब हम करंट इसके अंदर से गुजारेंगे तो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्ट करवाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है इसको घुमाएगा आगे की तरफ, रिस्टोरिंग टॉर्क इस कॉइल को वापस लाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमने पढ़ा है, वो होता है बीना कॉज अल्फा, ये जो मूव करवाता है। ठीक है, अब हम एडिशनली देखेंगे कि हम रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे हम इसके अंदर लेकर आए। ठीक है, कि कॉइल वापस आ जाए। दूसरी बात कि हम देखेंगे कि कितनी करंट के लिए कितना एंगल बन रहा है, ये हमारा बहुत ज़रूरी होगा। गैल्वानोमीटर के सेंस में आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसका गैल्वानोमीटर का मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, यानी उसका ये मीटर है, मीटर का डायल है, तो उस डायल के ऊपर अगर सुई मूव करती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी यहाँ तक जब सुई मूव करेगी मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ तक इसको लाने के लिए कितना करंट यहाँ से गुजारना है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है। हर गैल्वानोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट अलग होता है। स्टूडेंट्स, आपको गैल्वानोमीटर अगर कहीं देखने को मिले तो उसकी शक्ल इस तरह से हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। गैल्वानोमीटर जो करंट मेजर करता है वो बहुत ही कम होता है। एक्चुअली किसी भी जगह पे करंट की, किसी भी सर्किट के अंदर करंट की एग्जिस्टेंस अगर हमने फाइंड करनी हो कि करंट यहाँ पे है, तो हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, माइक्रो एम्पेयर्स की रेंज में करंट मेजर करता है, लेकिन हम करंट की मेजरमेंट के लिए गैल्वानोमीटर को यूज़ नहीं करते। ये बड़ी एक समझने वाली बात है। हम गैल्वानोमीटर को करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, करंट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक बात करंट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। करंट जब मेजर करने की बात आएगी तो फिर हम गैल्वानोमीटर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने माइक्रो एम्पेयर करंट कहाँ मेजर करना है। हम हो सकता है हमें 10 एम्पेयर करंट मेजर करना हो किसी सर्किट के अंदर, प्रोबेबिलिटी हो करंट के फ्लो होने की के अराउंड 10 एम्पेयर हो सकता हो, तो हम अगर हम गैल्वानोमीटर उस सर्किट के अंदर लगा देंगे तो ये तो उड़ जाएगा, ये तो जल जाएगा। तो हम कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके अंदर मॉडिफिकेशन ऐसी करेंगे कि फिर हम इसे 10 एम्पेयर करंट भी फाइंड कर सकेंगे, और फिर हम इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे कि इसे हम वोल्टेज भी फाइंड कर लें, फिर हम रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करके। जब हमने करंट मेजर करना होगा तो हम गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करेंगे। जब हमने गैल्वानोमीटर को एज इट इज़ यूज़ करना है तो हम जस्ट करंट डिटेक्शन के लिए यूज़ करना है। ये तो आपको जहन में रखना होगा। रेंज गैल्वानोमीटर की माइक्रो एम्पेयर्स की रेंज हो सकती है या मिली एम्पेयर, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा माइक्रो एम्पेयर की रेंज का होगा, और मिली एम्पेयर की रेंज के भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम गैल्वानोमीटर की सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रा करना चाहें तो इस तरह से करेंगे कि ये आपके पास फिक्स मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट उसका साउथ पोल, ये दूसरा मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, और इसके बीच में एक आपने आयरन की या स्टील का एक कोर लेना है। ये पीस होगा, रेक्टेंगुलर पीस हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। इसके ऊपर ऐसे यहाँ से कॉइल आ रही है, तार आ रही है। ऐसी तार होनी चाहिए जो इंसुलेटेड हो, कि आपस में एक दूसरे से टच करें तो वो इलेक्ट्रिकली टच ना हो, फिजिकली टच हो, इलेक्ट्रिकली ना हो। तो इस तरह से उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ऐसे ऐसे टर्न्स उसके होंगे। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम होगी, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ से घूमने के बाद यहाँ छोटा सा एक स्प्रिंग लगा होगा जो इस कॉइल को वापस अपनी जगह पे लाने के काम आ सकेगा, और ये यहाँ पे एक मिरर होगा कि जो हमें बताएगा कि गैल्वानोमीटर की सुई कितनी ट्विस्ट कर रही है। हम जब हम एंगल मेजर करेंगे तो हम एंगल इससे देख सकेंगे। और फिर यहाँ पे एक फिक्स रिजिड पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पे ये जुड़ा होगा, और एक टर्मिनल इसका यहाँ पे है, और ये वायर आएगी इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ स्प्रिंग से होती हुई
ये वायर यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, ये उस टर्मिनल के ऊपर आ जाएगी यूं। अब हम सर्किट का जो करंट है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस तरह से कि ये फॉर एग्जांपल आपका लोड है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है जी, और ये वैसे कंप्लीट सर्किट है इस तरह से। तो हम गैल्वानोमीटर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे और इसकी एक तार को यहाँ कनेक्ट करेंगे और एक तार को यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो इस कॉइल में से होकर वापस इस लोड में से गुजरेगा। तो ये कॉइल घूमेगी, जब ये कॉइल घूमेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोड कितना करंट ले रहा है। यहाँ इस डायग्राम को देखें तो आपको ये डायग्राम थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ लें कि करंट जो है फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ये एक टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है। तो हमने बाहर वाला जो सर्किट है वो काट कर यहाँ अप्लाई कर दिया है। सर्किट में से गुजरने वाला करंट जो है इस कॉइल में से यहाँ से घूम 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 के यहाँ से जाके वापस लोड में से गुजरेगा। तो ये कॉइल जो है घूमेगी। तो दो तरह के टार्क हैं। एक टार्क वो है जो हमने पहले पढ़ा है कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर कपल प्रोड्यूस होता है, तो ये कपल टार्क है। तो इस टार्क का हमने पढ़ा था कि ये टार्क क्या होता है, बीना कॉज एल्फा। तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन टार्क। क्या कहते हैं जी, डिफ्लेक्शन टार्क। अब डिफ्लेक्शन टार्क क्या होता है, टा इज इक्वल टू बीना कॉस एल्फा। अगर हम स्ट्रेट मैग्नेट यूज करें, स्ट्रेट मैग्नेट यूज करें तो ये जो बीना कॉज एल्फा है ना, कॉज एल्फा की वैल्यू यानी एंगल कभी यहाँ पे 0 डिग्री होगा, कभी 90 होगा, 0 90 के दरमियान एंगल वाइब्रेट करेगा। लेकिन इसके बजाय अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने का ये फ़ायदा होगा कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो डायरेक्शन है वो हमेशा 0 रहेगी, इसलिए मैक्सिमम टार्क लगता रहेगा हर पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए गैल्वानोमीटर की डिज़ाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, वो रेडियल टाइप यूज़ होता है। ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हुआ है। वो किस तरह के जो मैग्नेट यूज़ हुए हैं नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो मैग्नेट यूज़ हुए हैं, मैग्नेट को कर्व ऐसे कर्वेचर बना रहे हैं। ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, कर्वेचर हैं, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाता है और ये जो इसके ऊपर जो फिर लगने वाली फोर्स है वो हमेशा मैक्सिमम रहती है। इसको फिर हम लिख सकते हैं कॉज 0 कॉज एल्फा इज इक्वल टू 1। ये किसी भी जगह पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो तो काज ऑफ एल्फा 1 होता है। तो इसलिए अगर इस तरह का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन टार्क है वो बीना हो जाएगा। एल्फा वाली टर्म, कॉज एल्फा वाली टर्म उसमें से निकल जाएगा, ये फैक्टर निकल जाएगा। तो इसको देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो हमने डायग्राम ड्रा की थी वो हमने सामने से की थी, और ये टॉप व्यू उसका। ये स्प्रिंग एक लगा हुआ है टॉप के ऊपर, ये बॉटम के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस कॉइल के साथ यहाँ पे एक नीडल फिक्स की गई है जो एक डायल के ऊपर मूव कर सकती है। अगर गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है वो घूमेगी तो ये सुई भी डायल के ऊपर मूव करेगी। तो हमें इस सुई की मूवमेंट से पता चल जाएगा कि कितना करंट बह रहा है सर्किट के अंदर। तो ये देखें टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉइल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, जिसको हमने लिखा टा इज इक्वल टू बीना। जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेट इसकी सुई जो नीडल है वो किसी न किसी रीडिंग के ऊपर होगी, और जैसे ही करंट हम ख़त्म करेंगे तो रिस्टोरिंग टार्क इसको वापस लेके आएगा। रिस्टोरिंग टार्क कहाँ से आ रहा है, इन दो स्प्रिंग से आ रहा है जो टॉप और बॉटम के ऊपर लगे हुए हैं। तो रिस्टोरिंग टार्क दूसरा है रिस्टोरिंग टार्क। रिस्टोरिंग टार्क किसके इक्वल है, टा इज इक्वल टू सी थीटा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। करंट हमने इसको प्रोवाइड कर दिया इस टर्मिनल के ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर, और इस कॉइल में से जब करंट दौड़ेगा तो ये मूव करके किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके जब रुकेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि टार्क जो
जो डिफ्लेक्शन टार्क है वो तो कॉइल को आगे घुमाना चाहता है, रिस्टोरिंग टार्क वापस लाना चाह रहा है, लेकिन अब ये रुकी हुई है, तो इसका मतलब है दोनों टार्क बराबर हैं, लिहाजा कैंसिल हो रहे हैं, कोई भी टार्क, टोटल नेट टार्क इसके ऊपर एक्टिंग ज़ीरो है, तो लिहाजा ये रेस्ट कंडीशन में है। तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं, और उस वक्त जो है आपका टार्क, इसको हम टा 1 कहें तो इसको टा 2, तो दोनों टार्क आपस में इक्वल हो जाते हैं। एक है डिफ्लेक्शन टार्क बीना, और दूसरा क्या है सी थीटा। तो अब हम इसमें से करंट देखते हैं, क्योंकि हमने कही मेजर तो हमने करंट करना है, तो हम देखते हैं कि करंट का इसमें से क्या रिलेशन निकलता है एंगल के साथ। आई को अगर हम इस तरफ रख दें और इस तरफ होगा सी थीटा अपॉन बी एन ए। अगर आप देखें, एक हमने स्प्रिंग यूज किया है जिसका कांस्टेंट है सी। सी का आपको बता दें, ये हमने सी जो लिखा था टा 2 इज इक्वल टू सी थीटा, तो ये टॉरियन कपल कहते हैं, इसको कहते हैं टॉरियन कपल। तो सी कहते हैं टॉरिजिनल कपल, और ये होता है रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो अगर हम देखें, ये है तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम एक दफ़ा डिज़ाइन करते हैं कांस्टेंट हो जाती हैं, और एरिया भी कांस्टेंट। तो ये सारे का सारा जो टर्म है पूरी की पूरी कांस्टेंट बनती है, सी अपॉन बी एन ए, ये कांस्टेंट है, और इसमें सिर्फ थीटा बन जाता है जो वेरी होता है। करंट हम बढ़ाते हैं तो ये थीटा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म है ये कांस्टेंट हो गई, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया। आई इज इक्वल टू कांस्टेंट थीटा। तो अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो ये हो जाएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी अब क्या है, अब करंट और थीटा के दरमियान ये एंगल है, ये करंट है, और करंट और एंगल के दरमियान यहाँ लीनियर ग्राफ बन रहा है, ठीक है जी। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हम, यानी अगर हमें पता चल जाए कि ये कितना ट्विस्ट हो रहा है, तो हम करंट बता सकते हैं कि गैल्वानोमीटर में से करंट कितना पास कर सकता है। तो कोई भी हम जब इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो फिज़िकल जो पैरामीटर होता है, जिस तरह यहाँ पे फिज़िकल पैरामीटर थीटा है, तो जो फिज़िकल पैरामीटर है हम जो मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें चाहिए होती है, तब हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास थीटा जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह ये कि हमने रिस्टोरिंग टार्क भी अप्लाई कर दिया है। जब हम हटा देंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी टार्क जितना देंगे, जितना हम करंट बढ़ाएंगे, इतना ही वो घूमता जाएगा। अगर हमने एक गैल्वानोमीटर बनाया है, उसमें से हमने करंट पास किया है, तो और करंट पास करने से उसका एंगल चेंज हुआ है, तो ये एंगल अगर हम किसी तरीके से मेजर कर लें तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ डाल के। सिर्फ हमें ये थीटा पुट करना होगा। जो पहले हमने यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर यूज़ किया था, आपको डायग्राम दिखाई थी उसकी, इस तरह का है। ये एक थ्रेड के साथ जो है ना सस्पेंड हुआ होता है, इसमें कॉयल जो है यहाँ पे सस्पेंड हुई होती है और नीचे स्प्रिंग लगा होता है। तो इसको, ये सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें जब एंगल मेजर करते हैं तो एंगल मेजर करने के लिए यहाँ पे मिरर लगाया होता है, और इस मिरर के ऊपर यहाँ पे लाइट इसके ऊपर मारते हैं, और लाइट जो है आगे एक स्केल के ऊपर ऐसे ट्रेवल करती है। जितना ट्विस्ट आता है इतना स्केल के ऊपर लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होकर, यानी यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ती है, और इससे गुजरने के बाद लाइट यहाँ पे इसके ऊपर आती है स्केल के ऊपर। तो इस स्केल के ऊपर जैसे ही ये आगे पीछे मूव करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये कितना ट्विस्ट है, इससे हमें थीटा पता चल जाता है और करंट हम निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके बरक्स वो जो गैल्वानोमीटर हमने लास्ट में आपको दिखाया है वो लेस सेंसिटिव है। इसमें ये सस्पेंड नहीं किया होता, बस एक स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग जो है वो ऊपर लगा होता है टॉप पे, और एक नीचे लगा होता है, और इसके साथ एक नीडल कनेक्टेड होती है। तो अब आपको इस तरह का जो गैल्वानोमीटर है उसमें आपको जो एंगल जो मिलता है वो किससे मिलता है जी, एक डायल के ऊपर ऐसे मिल रहा होता है, और वो नीडल उसके ऊपर घूम रही होती है और वो दे रही होती है। तो ये लेस सेंसिटिव है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा आसान है।
तो ज़्यादातर यूज़ के अंदर यही गैल्वानोमीटर आता है, लेकिन कैलिब्रेशन वगैरह के लिए सस्पेंशन टाइप गैल्वानोमीटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी और भी गैल्वानोमीटर हो सकते हैं जिसमें आपको स्प्रिंग यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी को यूज़ करेंगे एज ए रिस्टोरिंग टार्क। तो इस तरह के भी गैल्वानोमीटर हैं, वो इवन इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गैल्वानोमीटर यूज़ होगा आपको नज़र आएगा वो इसी तरह का गैल्वानोमीटर है। इसको कहते हैं पाइवोटेड कॉइल गैल्वानोमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया, उम्मीद है समझ आई होगी। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम आपको इस लेक्चर के अंदर फिर बता देते हैं। यहाँ अगर गैल्वानोमीटर की सुई जो है सेंटर के अंदर, सेंटर पे पड़ी है, यहाँ पे सेंटर पे, तो सेंटर में जब जैसे ही हम करंट हटाएंगे गैल्वानोमीटर की सुई सेंटर में आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अगर हम करंट गुजारते हैं इस तरह के, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और नेगेटिव टर्मिनल सर्किट का यहाँ पे लगा दिया, तो ये सुई इस तरफ ट्विस्ट करेगी और करंट का भी हमें पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट के फ्लो का भी पता चल जाएगा। अगर हम टर्मिनल वेरी करेंगे तो ये सुई यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम हटा देंगे करंट तो सुई रेस्टिंग कंडीशन में इसकी नीडल यहाँ पे खड़ी होगी। तो गैल्वानोमीटर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये 0 पॉइंट है जहाँ पे 0 एम्पेयर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो इसकी नीडल मैक्सिमम पे आती है, इस मैक्सिमम रीडिंग के लिए इसका कितना करंट चाहिए होता है कि इसकी सुई मैक्सिमम रीडिंग पे ऊपर चली जाए, उसको हम IG कहते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर। ये होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो ये हमें, अगर हमारे पास कोई गैल्वानोमीटर है तो हमें उसका IG पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गैल्वानोमीटर की जो के अंदर जो कॉइल यूज़ हुई है, ये एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और इस लेंथ ऑफ कंडक्टर में से जब करंट मूव करेगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो होगी, तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस भी होगी, जिसको हम RG कहते हैं। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ये दो चीज़ें आपके पास अगर गैल्वानोमीटर है और आपको इन दोनों चीज़ों का पता है, IG का भी पता है और RG का भी पता है, तो गैल्वानोमीटर के साथ आप खेल सकते हैं। इसके साथ आप और भी इसके इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है तो फिर आप इन दोनों की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गैल्वानोमीटर को सिर्फ करंट डिटेक्शन के लिए यूज़ करना है तो फिर आपको IG और RG की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका एम्पेयर मीटर बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है या रेजिस्टेंस मीटर बनाना है तो IG और RG आपको चाहिए। ये आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इनको जहन में रख लें, इनका मतलब क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी इसका टॉपिक है छोटा सा, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है। ज़ाहिर है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है, अगर थोड़ा बहुत मामूली से करंट के लिए भी वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है तो ये उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। लेकिन हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और मैथमेटिकली देखेंगे कि ये क्या बनती है और इसको हम कैसे सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज़ कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो हमारे पास गैल्वानोमीटर का जो फार्मूला है वो है, करंट हमारे पास कैसे आता है, I इज इक्वल टू C थीटा अपॉन BNA। अगर हम जिस तरह आपने ये देखा कि एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, तो इसको हमें यानी थीटा ऊपर होना चाहिए, करंट को नीचे होना चाहिए, तो ये सारी की सारी टर्म उस तरफ ले जाते हैं, यानी यहाँ पे थीटा बचेगा और करंट इस तरफ डिवाइड हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये ऊपर चला जाएगा BNA, जबकि C नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये सेंसिटिविटी बन गई, थीटा अपॉन I इज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर, और ये BNA अपॉन C के बराबर होगी। तो
अब हमें पता चल जाएगा कि सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दें, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और ये एक चीज़ है जिसको टॉरिजनल कपल कहते हैं। तो इसको कम करना पड़ेगा। तो यानी इसको आप कम करेंगे, इन बाकी पैरामीटर्स को आप बढ़ाएंगे, तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर बढ़ जाएगी। तो गैल्वानोमीटर आपका अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। जो भी चीज़ें बताई हैं उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और याद रखना है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो आज पढ़ा है, ये सारा याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें आगे फिर यूज़ होती हैं, तो फिर मसला बन जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।